गुरु वही पाएगा जो गुरु भाई चाहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे रैप म्यूजिक की शुरुआत कब हुई और ये हमारे इंडिया में कब आया। सो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। वक्त ही बताएगा, गाएगा गुरु, सुनाएगा किस्मत, नचाएगा मचाएगा शोर, गुरु धुआं भी उठाएगा, गुरु वही। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि रैप म्यूज़िक की शुरुआत कब हुई। तो ये बात है लगभग 100 साल पहले की, जब वेस्ट अफ्रीका के अंदर लोग अपनी स्टोरीज़ को सुनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे। वो इंस्ट्रूमेंट कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह कोई डंडे से साउंड निकालना, कोई ड्रम बजाना, इस तरह की साउंड्स होती थी। साथ ही साथ कैरेबियन आइलैंड के अंदर सिंगिंग करते वक्त राइम्स का यूज़ किया जाता था और वो स्टोरीज़ भी इसी ढंग से सुनाई जाती थी। तो वो इसी ढंग से सिंगिंग भी करते थे। तो ये दोनों चीज़ मिलकर जब अमेरिका में आई तो अमेरिका के लोगों को पता लगा कुछ इस तरह के टेस्ट के बारे में। तो उन्होंने कुछ नई इन्वेंशन करने के चक्कर में उन्होंने उसमें से रिदम और जो राइम थी दोनों मिलाकर उनमें एक चीज़ बना दी जिसे बोलने लगे रैप। उस वक्त 1970 के आसपास का टाइम था, तो वहाँ पर कंडीशंस बहुत ख़राब थी। तो ये समझ लीजिए वहाँ पे इतनी कंडीशंस ख़राब थी कि पॉलिटिकल इशू बहुत थे, वहाँ पे सेक्स के ऊपर इशू बहुत थे और भी लड़ाई झगड़े ये सब चलता रहता था, ड्रग्स के इशू तो ये बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो वहाँ पर जैसे अभी हमारे इंडिया के अंदर हम नारे लगाते वक्त बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अब की बार इसकी सरकार, तो उसी तरह से वहाँ पर भी जब ये रैप की स्टार्टिंग हुई तो राइमिंग का इस्तेमाल इसी ढंग से किया जाने लगा कि जल्दी से जल्दी बोलना है। तो जैसे अब की बार, उसकी सरकार, तो ये शब्द वहाँ पर भी इसी ढंग से यूज़ होने लगे। तो होता क्या था, वो इन शब्दों को यूज़ करते वक्त नारे लगाने लगे। उसी तरह से साइड बाय साइड वो चंटिंग करने लगे। तो उस वक्त हल्ला मचाते थे, जैसे हो क्लैप क्लैप, हो क्लैप क्लैप, और साथ ही साथ बोलने लगे कि अब की बार इसकी सरकार। मतलब ज़रूरी नहीं यही बोलते थे वो, पर अलग ढंग से वो अपनी चीज़ को ध्यान देने के लिए बोलते थे ताकि अट्रैक्शन पैदा हो और गवर्नमेंट उनकी बात को सुने। तो इसी तरह ये चीज़ आगे बढ़ने लगी। तो ये समझ लीजिए 1970 के दशक के अंदर ये चीज़ आई तो थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे। टेक्नोलॉजी तो नहीं, जैसे कि और एग्जांपल के तौर पे आपको मैं अगर बताऊं तो जैसे हमारे इंडिया में अगर शादी होने वाली होती है किसी के घर में तो पहले लेडी संगीत किया जाता है। तो लेडी संगीत के अंदर क्या होता है, पहले ड्रम बजता है, उसी तरह से चम्मच प्ले किया जाता है, चम्मच से साउंड निकाली जाती है, तो लोग उसमें शाउटिंग करते वक्त उस साउंड को पैदा करते हैं। तो उस साउंड मिलाकर और वो ढोलक रिदम तैयार करके एक गाना तरह से तैयार हो जाता है और पूरा माहौल बन जाता है। उसी तरह से हमारे पूर्वज ये कह लो चिमटा बजाते वक्त चिमटा बजाते हैं और डमरू बजाते वक्त साउंड पैदा करते हैं। तो इसी तरह से वो लोग भी अपने इंस्ट्रूमेंट इसी से बनाने लगे और अपना गाना रैप इसी में प्ले करने लगे, और उनका यही एक माहौल होता था कि हमने इसी ढंग से इसको आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह करते वक्त ये शुगर हिल्स गैंग एक आई, जिनकी एक ग्रुप था, उसमें उन लोगों ने एक सॉन्ग तैयार किया। वो लगभग पूरी एल्बम ही समझ लो है वो लगभग 14 से 15 मिनट के आसपास की वो एल्बम है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक डाला, पूरा कंप्यूटराइज्ड समझ लीजिए, पूरा रिदम टाइप, जैसे कि गिटार का एक लूप डाला है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स डाले हैं, तो उनसे मिलाकर उस रैप म्यूज़िक को मिक्स कर दिया। तो उस रैप म्यूज़िक के अंदर भी वो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की, जैसे कि वो शाउटिंग करते वक्त अपने क्राउड को बोलते थे कि आइए, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तो वो लोग बोलते थे हाँ। उसी तरह से गानों के अंदर भी यूज़ होने लगा कि आर यू सिंग विद मी, प्लीज़ सिंग विद मी, आइए हमारे साथ बोलिए। जैसे गानों में हम बोलते हैं लेट्स डांस विद मी, तो लोग उसी तरह से डांस करने लगते हैं। उसी तरह से गानों में बोलते हैं आर यू रेडी, तो लोग भी रेडी। उसी तरह से गानों में और भी तरह से बोलते हैं लेट्स सिंग विद मी, आओ मेरे साथ बोलो जय हो, आओ मेरे साथ बोलो जय हो। इसी तरह से ट्यून्स चलने लगी
क्योंकि वो पब्लिकली वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल करते थे अपनी ऑडियंस, अपने क्राउड, जो उनका जो धरना देने वाले लोग थे अपने, उनसे बात करने के लिए। उसी तरह से वो गाने में भी इस्तेमाल करने लगे। तो ये ट्रेंड 1970 के आसपास आया। और ये जो एल्बम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये 1979 के अंदर ये एल्बम आई थी। इसका नाम था शुगर हिल्स। तो ये एल्बम आई। उसके बाद जब ये 1980 आया तो और थोड़ा सा एडवांस होने लगा। तब ये लोग आए NWA और जैसे कि रन DMC, इन लोगों ने अपनी गैंग बनाई और अपनी एल्बम निकाल के लोगों में और थोड़ा सा बताया कि रैप म्यूज़िक के बारे में। फिर जब 1990 आया तब ये लोग जैसे कि स्नूप डॉग, टूपाक और नोटोरियस बिग, इन लोगों ने अपना सिक्का जमाया कि हम रैप म्यूज़िक के बादशाह हैं। तो रैप म्यूज़िक उस वक्त ओल्ड स्कूल में था। और जब 1990 आया, जब लोगों को भी समझ होने लगी और भी लोग जैसे कि फीमेल रैपर्स भी बाहर आने लगे, तब लोगों को पता लगा कि एक रैप म्यूज़िक होता है। और रैप म्यूज़िक के साथ उन्होंने ओल्ड स्कूल हिप हॉप से न्यू स्कूल हिप हॉप में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र क्या कर दिया, एक तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी थी तो लोगों को समझ भी होने लगी थी और उतनी तेज़ी से ही ऑडियंस के अंदर बात भी फैलने लगी थी। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि हम रैप करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो एल्बम निकली थी शुगर हिल्स वाली, वो एल्बम फर्स्ट टाइम में हिट हो चुकी थी। तो हिट होने के कारण लोगों में सब पता लग चुका था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे जो नए आर्टिस्ट आ रहे थे वो भी एल्बम निकालने लगे और हिट बनाने लगे। इसी तरह से नोटोरियस बिग और भी जो आर्टिस्ट है जैसे स्नूप डॉग, अभी के टाइम के भी अभी भी स्नूप डॉग करते हैं, रैप करते हैं। तो जैसे टूपाक थे पहले और नोटोरियस बिग, इन्होंने अपना सिक्का जमाया। उसी तरह से ये सब होते होते जब इतना फैल चुका था 1990 के अंदर, तो थोड़ी सी हवा हमारे इंडिया में भी चली। इंडिया में हवा कैसे चली, वो जो चीज़ म्यूज़िक मतलब हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंच रहा था, वो समझ लो कि हमारे बाबा साइगल के कानों तक पहुंच गया। तो बाबा साइगल ने क्या किया, उसी चीज़ को अच्छे ढंग से प्रोफेशनली यूज़ करना चालू किया। उन्होंने थोड़ा सा यूज़ किया बॉलीवुड म्यूज़िक के अंदर। वो इसलिए भी थोड़ा यूज़ किया, वो जानते थे कि मैं अगर पूरा प्योर हिप हॉप या रैप के टेस्ट में डालूंगा तो हमारी इंडिया की ऑडियंस है अभी समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते थे, बॉलीवुड मूवीज़ होती थी, उनका बजट हाई होता था। तो वो हाई बजट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कम से कम के अंदर काम भी हो जाए और हमारे बजट को भी नुकसान ना हो। तो वो हमारे सॉन्ग्स के अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ गाने भी सुने हो, वो बाबा साइगल के नहीं है और दूसरे मतलब टाइप से सॉन्ग है। बाबा साइगल के भी कुछ गाने हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लोग तो करते ही थे। साइड बाय साइड बॉलीवुड आर्टिस्ट कुछ इस टाइप से भी सॉन्ग्स बनाते थे ताकि आपको रैप जैसा टेस्ट दे सकें। फॉर एग्जांपल आपने गाना भी सुना होगा, पॉपुलर सॉन्ग है इना मीना डी का डायडा मनी का रम पम पोश। तो इस तरह के साउंड्स वो क्रिएट करते थे ताकि लोगों में एक उत्साह पैदा हो। तो ये चीज़ चली। तो ये लगभग 2000 सीरीज़ तक पहुँचते पहुँचते ये समझ लीजिए हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से पहुँच चुकी थी। लगभग इतनी भी अच्छे से नहीं, पर इतना समझ आ चुका था लोगों को भी, कुछ इस तरह की भी एक टेस्ट होता है कि गानों में ये चीज़ डालते हैं। उसी तरह से बोहेमिया ने अपनी एल्बम निकाली 2002 के अंदर। तो उन्होंने एल्बम निकाली तो वो एल्बम भी हिट हो गई। तो लोगों को भी और आर्टिस्ट को भी पता लग गया था कि रैप म्यूज़िक आ गया है और आर्टिस्ट को भी पता लग चुका था कि अगर मैं नई चीज़ करूँगा तो मेरी एल्बम हिट हो जाएगी। तो ये तो था रैप का सीन कि हमारे इंडिया में 2002 में आ गया। उसके बाद तो आपको पता ही है जो हमारे इंडिया में रैप आर्टिस्ट बहुत सारे हो चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो लगभग 10-12 साल हो चुके हैं इस चीज़ को अच्छे से आते हुए। तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद 2000 के बाद आया ट्रैप म्यूज़िक। पर मैं ट्रैप म्यूज़िक की अभी बात नहीं करूँगा, इसके लिए अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि ट्रैप म्यूज़िक वो कैसे आया और उसका क्या मेन मीनिंग है और क्या प्रोसीजर है। तो रैप म्यूज़िक यहीं से यहीं तक है, मतलब कि यहीं थी अभी तक की स्टोरी। वो आगे आपको अभी आप देखते जाओगे, आप पढ़ भी सकते हो न्यूज़ में या इधर चलते ही रहता है गाने गुने, और आपको पता भी है कि कौन से आर्टिस्ट अभी चल रहे हैं मार्केट में। तो आगे की स्टोरीज़ तो आपको पता ही है। तो यही थी पिछली स्टोरी। और रैप म्यूज़िक के अंदर मेन जैसे आप देखते हो कि गैंगस्टर रैप इतने बनते हैं या सोशल इशू के ऊपर सॉन्ग्स बनते हैं, वो कारण यही है कि अमेरिका के अंदर उस वक्त दिक्कतें थी, बहुत परेशानियां थी। तो वो लोग अपनी परेशानियों को बताने के लिए वो रैप म्यूज़िक का इस्तेमाल करते थे
क्योंकि रैप म्यूज़िक ही ऐसा था जो अटेंशन बहुत ज़्यादा पैदा करता था और छोटे से छोटे शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात को बोलने का साहस रखता था। तो यही है रैप म्यूज़िक, और हम भी आज रैप म्यूज़िक कर रहे हैं तो इन लोगों के बदौलत ही रैप म्यूज़िक कर रहे हैं, और वो थे तो आज हम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी इस तरह की और वीडियोस के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रैप वीडियोस के लिए, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी रैप की वीडियोस, हाउ टू रैप कैसे करते हैं, और मेरे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इस तरह जुड़े रहेंगे और अगली वीडियो में भी आपसे मैं मिलूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। लेना चाहूं झूठे किस्मत के बलबूते, क्या कलाकार वही जिसके दिल हो टूटे। घर छूटे काम काज छूटे, हम खाली पेट गाते गाते किस्मत को ढूंढे। किसी तरह यूट्यूब पर बन गया घर, पहले 4 लोग जुड़े मुझे लगा समंदर। पर ये भी कम है इसके जाना अंदर, वरना इतने साल की मेहनत होगी खंडर। जैसे हुआ प्यार सोचा किस्मत ने मिलाया, फिर प्यार के लिए करने लगा मेहनत। मेहनत किस्मत जुड़े आसपास, इसको पढ़ने के लिए लगानी पड़ी ऐनक। किस्मत में क्या लिखा वो तो वक्त ही